वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन, जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम लास्ट मंथ पे जो हुआ था, अक्टूबर को हुआ था एग्ज़ाम 2025 को। तो उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। और ये एग्ज़ाम अक्टूबर 30 को हुआ था मेरे हिसाब से 2025 को, और अच्छे क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन शायद, 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो तो पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो कैंडल हैं ए एंड बी, दो कैंडल है, उसका पहले हाइट दे रखा है, हाइट का रेशियो दिया है, मान लो हाइट। तो बोला गया 3 टाइम्स बी का जो कैंडल का लेंथ है वो ए का 3 टाइम्स है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं ए को एच, तो बी का हाइट हो जाएगा 3h। उसके बाद स्पीड ऑफ बर्निंग भी हमको दिया गया है कि स्पीड ऑफ बर्निंग, मान लो उसका स्पीड ऑफ बर्निंग ऑफ बी है, दैट इज 4 टाइम्स द बर्निंग ऑफ कैंडल ए। सो अगर हम लोग ए का बर्निंग आर ए ले लेंगे तो बी का हो जाएगा 4RA। ठीक है। उसके बाद एक पार्टी बिगिन होता है, लाइट ऑफ 2 कैंडल, द पार्टी एंड्स व्हेन द हाइट ऑफ दिस कैंडल बिकम इक्वल। जब दोनों का हाइट इक्वल हो जाएगा तब तक वो जलेगा। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द बर्न अवे पोर्शन ऑफ ए एंड द स्पीड ऑफ इट्स बर्निंग आर सेम। बोला गया है मान लो टी टाइम तक पार्टी चला, हमारा टाइम मान लो हम लोग ले लेते हैं टी टाइम। सो टी टाइम तक चला है, तो टी टाइम पे ए कैंडल कितना बर्न करेगा, टी इंटू आर ए, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल ए। इधर लिखा गया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द बर्न अवे पोर्शन ऑफ कैंडल ए। बर्न अवे कितना हुआ, टी इंटू आर ए, एंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इट्स बर्निंग। ए का जो स्पीड है आर ए, सो दैट इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू 1, आर ए कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 1 आवर। क्योंकि आर ए जो हमने लिया था पर आवर, ये हमने लिया है पर आवर इतना बर्न, उसका रेट है आर ए जो है ए का पर आवर रेट है कितना बर्न होता है, सो टी इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 5 प्राइम नंबर्स हैं दैट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, लेट ए लेस देन बी लेस देन सी डी एंड ई। 5 प्राइम नंबर्स हैं, एंड बोला गया कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ देम। पहला 3 जो है, जो कि ए इंटू बी इंटू सी 3 प्रोडक्ट है, और उसका रेशियो जो लास्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज सी इंटू डी इंटू ई। सो इसका रेशियो हमको दिया गया है 35/323। सो यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, और बच गया कौन, ए इंटू बी एंड डी इंटू ई, इक्वल्स टू 35/323। ओके। सो एच दीज ए बी सी डी ई, ये लोग प्राइम, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। सो कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे मतलब ए इंटू बी जो है ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और डी इंटू ई जो है ये इसका प्राइम 323 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 5 इंटू 7, और 323 का 17 इंटू 19। सो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 5 है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था, जो स्मॉलेस्ट नंबर ए हो जाएगा एंड लार्जेस्ट नंबर ई हो जाएगा। मतलब फर्स्ट इन दोनों में से स्मॉल जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 19 - 5 इक्वल्स टू 14। तो आंसर विल बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि
देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ सीट। डायमंड, एक मूवी हॉल में 3 कैटेगरी का सीट्स हैं जो कि डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर है। डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। On a weekday, the price per ticket in these category are 500, 300, 200। मतलब जिस दिन छुट्टी नहीं होता और वीकेंड पे दिया गया है उसका प्राइस वीकेंड में 800, 500 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। तो जो वीकेंड पे है, पहले जो नॉर्मल डे पे है, डायमंड का टिकट का प्राइस कितना है 500, गोल्ड का 300, इसका 200, और नेक्स्ट जब वीकेंड पे 800, 500 एंड 300, ये वीकेंड पे। देयर आर एग्जैक्टली 10 डायमंड सीट। 10 डायमंड सीट है, डायमंड सीट हमको दे दिया है, 10 डायमंड सीट है। एंड सिल्वर सीट इज डबल द नंबर ऑफ गोल्ड सीट इफ द हॉल गोज हाउसफुल इन ऑल द शो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेस अर्निंग मेड पर शो ऑन ए वीकेंड। वीकेंड पे एक्सेस अमाउंट अर्निंग क्या होगा? तो इसमें इसका डायमंड का जब जिस दिन छुट्टी नहीं होता उस दिन 500, नॉर्मल डे पे 500 डायमंड का सीट टिकट है, एंड वीकेंड पे उसका सीट टिकट है 800। तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 300 डायमंड सीट के लिए, एक डायमंड सीट के लिए। गोल्ड सीट, एक गोल्ड सीट के लिए एक्सेस अमाउंट 200 हुआ, और सिल्वर के लिए 100। ओके, तो हमको सीट नंबर, अभी डायमंड का सीट नंबर 10 गिवन है, तो 10 सीट के लिए इसका कितना एक्सेस अमाउंट हो जाएगा 3000। एंड हमको गोल्ड और सिल्वर का सीट नंबर दिया नहीं गया, तो उसके लिए हमको एक रेशियो दिया गया है जो कि है सिल्वर सीट इज डबल द नंबर ऑफ गोल्ड सीट। तो गोल्ड सीट मान लो जितना होगा उसका डबल कितना होगा सिल्वर सीट। ये रेशियो पे दिया गया है 1:2 रेशियो पे। ओके, सो एक सीट के लिए गोल्ड, एक सीट के लिए गोल्ड, गोल्ड जो हमारा सीट है सारे उसके लिए खर्चा कितना है 200, और दो के लिए 200। एक्सेस जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनका मिला के कितना हुआ 400। तो ये 400 जो है ये है गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला के जो एक्सेस अमाउंट जो हमको मिल रहा है वो है 400, जो कि किस रेशियो में होना चाहिए 1। अगर एक गोल्ड सीट होगा तो 2 सिल्वर सीट होंगे, लेकिन हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, सो आइदर जो भी होगा इसके मल्टीपल में होगा, जो कि जैसे मान लो इस पे आइदर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। मतलब अगर इसका 2 सीट होगा, गोल्ड का अगर 2 सीट होगा तो सिल्वर का 4 सीट होगा। ये हमेशा 1:2 रेशियो में रहेंगे। सो इस पे टोटलिटी पे आइदर हम लोग ये पैकेट के हिसाब से जा रहा है, मतलब 3 सीट रहेगा, 3 सीट आउट ऑफ 3 सीट 2 सीट होगा सिल्वर का, 1 सीट होगा गोल्ड का। सो इसका मल्टीपल ही होगा हमेशा सीट, क्योंकि रेशियो में रहेंगे वो 1:2 रेशियो में हमेशा रहेंगे। तो अगर हम लोग गोल्ड पे ×2 करेंगे सो सिल्वर पे भी ×2 हो जाएगा। सो ऐसे ही प्राइस भी ऐसे ही इसका ही मल्टीपल में होगा, मतलब 400 का मल्टीपल ही प्राइस होगा। अभी हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। जैसे डायमंड का सीट का 3000 तो वो फिक्स रहेगा हमेशा, जो एक्सेस अमाउंट को मिल रहा है, लेकिन ये जो रेस्ट अमाउंट होगा वो 400 का मल्टीपल में ही होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए पे 20,000 से हमारा डायमंड का प्राइस हम लोग काट लेंगे जो कि 3000 है, टोटल बचा कितना 17,000। अब 17,000 जो होगा ये होना चाहिए 400 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे 400 का मल्टीपल वो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी पे आएंगे, ऑप्शन बी पे 23,000 है। इसमें से मैं पहले डायमंड का एक्सेस अमाउंट काट लूंगा, डायमंड का एक्सेस अमाउंट चला गया तो ये रह गया 20,000 रुपये। अब जो 20,000 है वो 400 का एक मल्टीपल है, तो बी एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही हम लोग सी और डी के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि इसने पूछा गया है कि एक्सेस अर्निंग मेड पर सो, तो एक्सेस तो ये दोनों ऑप्शन में से भी कोई एक हो सकता है, तो इसको भी ऐसा ही चेक करेंगे। जैसे 26,000 है, 26,000 से जब 3,000 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 23,000, जो कि 400 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ऐसे ही कैंसिल हो गया है। अब ऑप्शन डी में से जो 400 का मल्टीपल, मतलब ऑप्शन डी में क्या है 30,000, 30,000 से मैंने जब 3,000 काट लूंगा तो 27,000 रह जाएगा, जो कि 400 का मल्टीपल वो भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन
6^25 एंड इसमें हमको कुछ दिया गया है गिवन, तो ऑब्वियसली इसको ही यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखनी होगी, एक फॉर्मूला है जो कि कहता है कि अगर एक कोई भी कैलकुलेशन का डिजिट हमको काउंट करना है तो उसमें क्या करेंगे, हमेशा लॉग, एक लॉगरिदमिक फंक्शन होता है, लॉग एक फंक्शन होता है जो कि लॉग 6^25 और इधर बेस पे 10 रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद उसमें ऐड 1 कर देना तो वो हो जाएगा आंसर हमारा। ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, लॉग ए अगर कर दोगे वो जो भी आएगा, अगर हमको ए पे काउंट करना है कितना डिजिट रहेगा, ए समथिंग ए टू द पावर बी मान लो, उस पर कितने डिजिट रहेंगे कैलकुलेट करना होगा, तो हमको लॉग ए टू द पावर बी काउंट करना है और इसका आंसर जो भी आएगा उसमें हमको +1 ऐड करना है, जो भी होगा उतने डिजिट का होगा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी यूज हो गए, लॉग लॉग का फॉर्मूला जैसे है कुछ कुछ, जैसे हमको यूज रास्ते में जैसे यूज होगा मैं बता दूंगा। ऐसे ही लॉग हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लॉग बेस 10 6^25, और अगर हम लोग बेस नहीं लिखते हैं ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 हो जाता है, तो हमको इधर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब लॉग 6^25 इक्वल्स टू, अब एक फॉर्मूला है लॉग का, जैसा कि लॉग ए टू द पावर बी कितना होता है, ए टू द पावर बी, बी इंटू लॉग ए हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे 25 इंटू लॉग 6। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, लॉग ए इंटू बी अगर होता है तो ये कितना हो जाता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, सो यहाँ पे 25 इंटू लॉग 3 इंटू इंटू नहीं सॉरी प्लस होगा log 3 प्लस log 2, 6 को मैंने तोड़ दिया 3+2 3 × 2 पे, और इसको log 3 प्लस log 2, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 25 इंटू, अब जो इसका वैल्यू दिया गया है log 2 एंड log 3 का, वो हम लोग लिखेंगे 0.3010 प्लस 0.4771, देन 25 इंटू, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे हमारे पास आएगा 0.7781। ठीक है, देन नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स 19.45 समथिंग समथिंग आएगा, सो जो कि अप्रॉक्स हो जाता है हमारा 19। सो अब आंसर क्या होगा 19, आंसर हमारा क्या होगा 19 और +1 जो कि हो जाता है 20। होप समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, लॉग एक, जैसे हम लोग नॉर्मली 12th पे पढ़ते हैं ये सब लॉग का फॉर्मूला वगैरह, सो इधर यूज होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है, इसमें पेन पेपर का भी हम लोग यूज नहीं करते जनरली, लेकिन लिखने के लिए, जैसे हम 3 बिजनेसमैन हैं, ए बी सी, 3 बिजनेसमैन हम हमारे पास हैं ए बी सी, इन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और अमाउंट का हमको रेशियो गिवन है। सो अमाउंट इन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 2:3:5। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है सबको इक्वली प्रॉफिट हुआ है, मतलब उनका अगर रेशियो निकालूंगा तो वो 1:1:1, मान लो अगर 3 रुपये प्रॉफिट होता है तो उसमें से 1 रुपया ए का, 1 बी का, 1 सी का, मतलब इक्वली इक्वली वो प्रॉफिट, इक्वल प्रोपोर्शनल पे वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन तीनों पे। ठीक है, अब हमको देखना है कि उन्होंने जो टाइम, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो कितना है वो पूछा गया है। ओके, ये हमको पता है कि अमाउंट और टाइम का जो मल्टीपल होता है, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वही हो जाता है प्रॉफिट का रेशियो। सो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डिवाइड बाय अमाउंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर कितना होगा, प्रॉफिट 1 है ए का और उसमें अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया, डिवाइड बाय अमाउंट इच टू। अब फिर नेक्स्ट बी का सेम 1:3, 1/3 इच टू 1/5। अब इसका रेशियो निकालना तो आता है, हम लोग इन जो नीचे बेस है इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 30 होगा, तो 30 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे फ्रैक्शन वाला ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। इसका रेशियो अगर हमको ऐसे डिजिट में, देखो यहीं पे कहीं पे भी आंसर जितना भी है इसमें कहीं पे फ्रैक्शन पे रेशियो नहीं आएगा, तो फ्रैक्शन को नॉर्मली हमको कन्वर्ट करने वाला डिजिट पे। सो 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों पे जो कि सेम रेशियो ही होगा। 30 अगर सब पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 30/2 जो कि होता है 15:10:6। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
5 person take 5 hour to paint 5 wall. ओके, अब इक्वल एरिया हाउ मेनी 7 person 7 वॉल दिया गया और पूछा गया है कि कितने टाइम पे, शायद 7 person, हाँ, कितने टाइम पे वो लोग सेट ऑफ वॉल वो पेंट कर देंगे, हाउ मेनी आवर्स पे पेंट कर देंगे। ओके, सो इसमें ये टाइम एंड वार का बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक फॉर्मूले से हो जाता है M1 D1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 W2। सो M1 क्या है, मेंडेज हमारा जितने लोग हैं, D1 क्या है डेज, और W1 क्या है हमारा वार्क। इधर वार्क क्या है, 7 वॉल को हमको पेंट करना है, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट काम पे कितना है 5 वॉल को पेंट करना था। तो सेम इसमें वैल्यू बस पुट कर देंगे और कुछ नहीं। फर्स्ट जो काम हुआ है कितने पर्सन का, 5 person का, 5 मेंडेज पे 5 आवर, इधर डेज नहीं दिया गया, टाइम दिया गया है, बेसिकली डी को टाइम भी ले सकते हो। तो 5 आवर, सो 5 डिवाइड बाय वार्क कितना था हमारे पास, 5 वॉल को पेंट करना था। इधर वार्क क्या है, 5 वॉल ही वार्क है। द नेक्स्ट M2 सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो हमारा कंडीशन है जो कितना पूछा है, 7 person 7 मैंडेज के लिए कितना टाइम लगेगा, D2 डिवाइड बाय वार्क कितना है 7 वॉल को पेंट करने के लिए। सिंपल, इसको कट हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज D2 इक्वल्स टू 5। सो 5 आवर लगेगा कंप्लीट करने के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर 2025 में 2 फरवरी अगर संडे आता है तो 2024 में 1 फरवरी कौन सा डे होगा। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि है 1 ईयर में हमारे पास डेज कितने होते हैं, 365 डेज। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो कितना हो जाए, रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 जो रिमाइंडर रहता है, इससे हमको ये पता चला कि अगर मान लो 1 फेब 2025 को अगर संडे होता है तो 1 फरवरी 2026 को संडे में एक डे और ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, इसमें से आते वक्त एक डे और ऐड हो जाएगा जो कि हो जाता है मंडे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे एक लीप ईयर एक लीप ईयर अगर होता है तो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366 डेज। तो अगर 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 2 होगा। इसका मतलब है अगर इनके बीच में जो हमने कैलकुलेट किया 365 डेज का डिफरेंस था तो इसीलिए +1 ऐड हुआ, लेकिन उनके बीच में अगर 366 डेज का डिफरेंस होगा तो उसमें +2 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग फिर लीप ईयर का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो जो ईयर जो डिजिट होता है, ईयर का जो डिजिट होता है वो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाता है एक लीप ईयर। जैसे कि 2024 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर है, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2024 तक, तो डेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो पहले 366 डे, 2 फरवरी तक 366 डे हो जाएगा, एंड देन एक और डे पीछे चला जाएगा, जैसे 1 फरवरी का पूछा गया ना, तो इसमें +1 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 366 + 1 367। तो 3 डेज का डिफरेंस हुआ, 3 डेज का डिफरेंस हुआ। अभी हम लोग ये पीछे की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पीछे की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो संडे, अगर ये डे संडे है तो उसके पीछे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर जो लास्ट डे होता है अगर संडे होता है तो उसमें 3 डे अगर हम लोग पीछे की तरफ चलें तो सैटरडे, फिर फ्राइडे, एंड देन आएगा थर्सडे। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट समझाने का यही मतलब था कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग सीधा इतनी तामझाम डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा 7 से, हम लोग सीधा अगर लीप ईयर नहीं होगा तो +1 ऐड कर दो, आगे जाना है तो +1 दिन आगे, जैसे संडे होगा तो उसका एक दिन बढ़ा दो, मंडे हो जाएगा। अगर हमको पीछे कैलकुलेट करना है तो संडे के पीछे चले जाओ, सैटरडे होता है वैसे ही। और लीप ईयर आने से मतलब उनके बीच बीच में डिफरेंस अगर 366 डे होता है उसमें +2 करो, वो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पॉइंट है, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। तो स्टेशन ए से 2 ट्रेन निकलते हैं, स्टेशन ए से एक ट्रेन निकलता है और स्टेशन बी से एक ट्रेन निकलता है, और उन दोनों का टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे T1 निकलता है हमको हमारा 9 बजे 9 AM को, और T2 निकलता है 11 AM को, ठीक है।
देन वो लोग बोलते हैं कि एक पॉइंट पे दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, पॉइंट पी मान लो। सो पूछा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू पी एंड फ्रॉम स्टेशन बी टू पी बियर्स द रेशियो। तो इनका रेशियो पूछा गया है कि इनका रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक तो रेशियो मेथड में जा सकते हैं, जैसे कि टी वन ट्रेन जो है वो पूरा स्टेशन जो उसका डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए उसका टाइम दिया गया है 9 AM टू 2 PM तक लगता है। सो टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ 5 आवर का। और ये 11 जो T2 ट्रेन है वो 11 AM से 3 PM तक जाता है, तो इसका टाइम कितना हुआ टोटल 4 आवर का, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगा आइधर हम लोग लेट करके भी ले सकते हैं, जैसे इन दोनों टी वन टी टू का जो टाइम का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना हुआ 5:4। सो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। तो हम लोग स्पीड का रेशियो ये है, तो इस हिसाब से हम लोग एक डिस्टेंस ले लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बी द एलसीएम ऑफ 4 और 5, जो कि होता है 20 20 20 किलोमीटर या कुछ भी ले सकते हैं, 20 यूनिट ले लो या किलोमीटर कुछ भी ले सकते हो, 20 किलोमीटर मान लो, 20 यूनिट भी मान लो, ठीक है। सो अब ज- जैसे कि हम लोग इस पे रिलेटिव स्पीड का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है रिलेटिव स्पीड तब यूज होता है जब दोनों ट्रेन एक ही टाइम से निकलते हैं, तब जाके यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले टी वन ट्रेन जो है वो 9 बजे से शुरू हुआ और 11 बजे तक वो एलोन ट्रैवल किया। T2 तब तक नहीं शुरू किया था यहाँ से, लेकिन T2 11 AM से स्टार्ट किया। तो मेरे को पहले ये निकालना होगा कि T1 ने 9 AM से 11 AM तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो इधर कहीं पे आया होगा एक पॉइंट, मान लो कोई डी पॉइंट है, यहाँ तक आया होगा, तो वो पॉइंट पहले इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम लोग रिलेटिव स्पीड का यूज कर लेंगे। तो पहले 2 आवर, तो लेट स्पीड कितना है हमारा T1 का 4 किलोमीटर पर आवर ले लो या 4 यूनिट पर आवर कुछ भी ले सकते हो, तो 4 है। और हमारा डिस्टेंस कितना है 20, तो 4 पे टाइम हमारा 2 आवर पे T1 कितना किलोमीटर गया होगा 4 × 2, जो कि होता है 8 यूनिट डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर कर चुका होगा जब तक T2 निकला भी नहीं होगा। और दोनों निकलने के बाद टोटल हमारा डिस्टेंस, अब नया डिस्टेंस कितना बचा D से B तक, सिर्फ 12 यूनिट, क्योंकि 8 यूनिट इसने ऑलरेडी कवर कर लिया T1 ने। अब T1 यहाँ पे होगा, T2 यहाँ पे होगा, टाइम हमारा हो जाएगा 11 AM होगा, और ये दोनों अब निकलेंगे एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का हम लोग यूज करेंगे। अब डिस्टेंस कितना है 12 यूनिट का, और इनका स्पीड क्या है, एक T1 4 यूनिट पर आवर पे जा रहा है, T2 5 यूनिट पर आवर पे जा रहा है। अब रिलेटिव स्पीड जो होता है हम उसमें से टाइम निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे दोनों मीट करेंगे। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, अब कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 12/9। सो 12/9 आवर पे वो दोनों मीट करेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पूछा गया है, थोड़ा लेंथी हो सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो हमको ये नहीं पूछा, हमको पूछा गया है कि इन AP/BP पूछा गया है, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालें, आइदर हम लोग BP निकाल लेते हैं और टोटल से डिवाइड करके फिर AP/BP निकाल सकते हैं, ऐसे करने से भी चलेगा। और एक तो एक्स भी मान के कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेट एक्स वगैरह वगैरह ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा सूटेबल होगा। चाहो तो मैं वो भी बता सकता हूँ। सो सो डिस्टेंस T2 को इतना टाइम लगा होगा, T2 ट्रेन जो हमारा है इतना टाइम लगा होगा T1 को मीट करने के लिए। सो T2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इतने टाइम पे, उसका स्पीड कितना है, स्पीड इंटू टाइम हमको पता है ना, ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूले से चल रहा है सब कुछ। सो तो टाइम कितना है 12/9, और इतने टाइम पे T2 कितना गया होगा, T2 जो ट्रैवल किया होगा वो है 5, उसने टी टाइम इंटू स्पीड, जो कि हो जाता है टाइम 12/9 है इंटू उसका स्पीड है 5, तो 60/9। सो ये डिस्टेंस हो गया कहाँ से कहाँ तक, हमको पहला वाला मिल गया, PB का डिस्टेंस है इतना। तो हम लोग
एक काम कर सकते हैं, पी बी बाय ए बी निकाल सकते हैं। तो पी बी कितना है हमारा 60/9 और ए बी कितना है 20। तो 20 को इससे कट करने से 23 एंड दिस इज 1/3। सो पी बी कितना हो गया, अगर पी बी 1 है तो सॉरी ए बी अगर 3 यूनिट है तो पी बी कितना है 1 यूनिट। सो अगर हमको पी बी बाय ए बी और ए बी बाई पी बी, शायद हमको ए बी बाई पी बी द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू पी, ओके ओके, हमको पूछा गया है ए बी बाय पी बी पूछा गया है। सो पी बी हमको 1 यूनिट मिलता है, तो बाकी जो सॉरी ए पी पूछा गया है ए पी, ओके। तो पी बी कितना हुआ 1 यूनिट और टोटल कितना है हमारे पास 3 यूनिट। सो ऑब्वियसली ए पी कितना हो जाएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। सो इनका रेशियो कितना हुआ 2:1। सो ऑप्शन बी। यहाँ पे 1:2 भी दिया गया है, हम लोग अगर इधर उल्टा निकाल लेते तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे, और हम इस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी करने का मतलब एग्जाम हॉल पे तो इतना एक्सप्लेन नहीं करोगे ना तुम, जैसे तुम तुरंत तुरंत कर लोगे, इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसको 20 यूनिट ले लिया, फिर रेशियो ले लोगे तुरंत स्पीड का, और स्पीड का रेशियो निकालने के बाद फिर डिस्टेंस निकाल लेना ए से डी तक, मतलब जो 2 घंटे में T1 ने ट्रैवल का वो निकाल दो। उसके बाद फिर पी बी और ये रेशियो भी निकाल सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 बोला है कि इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, मतलब इक्वेशन में अगर हम लोग लिखेंगे ए का x% इक्वल्स टू बी का y% अगर इक्वल होगा, तो पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज z% ऑफ बी, मतलब हमको ये निकालना है। आखिर में हमको b इंटू Z/100 कर दूंगा, तो यहाँ पे a इंटू जो भी होगा वो हो जाएगा मेरा आंसर, और बाय 100 के ऊपर जो भी होगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं अभी के लिए। ये समझ आ गया। मैं क्या करूँगा बेसिकली, जो 100 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, y को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ax/y इक्वल्स टू बी, एंड हमको z% चाहिए, तो दोनों तरफ एक z मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक डिवाइड बाय 100 दोनों तरफ कर देते हैं। तो सिंपल, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा क्वेश्चन जो पूछा है तो इसका बदले ये मेरा आंसर हो जाएगा कैसे, ये a इंटू XZ/y का 100 इक्वल्स टू b इंटू Z/100, ठीक है। Z% ऑफ बी ये है, सो ए का कितना परसेंट हो जाएगा, तो परसेंट कितना हो जाएगा XZ/y, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में ये बोला गया हमको एक एसर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, और 4 ऑप्शन है उस इन दोनों को बेस करके। सो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहले बोलता है कि वो 15% किसी चीज़ पे उसने डायरेक्ट 15% डिस्काउंट दे दिया, और एक कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, और सेकंड कंडीशन ये है, पहले उसने जो भी चीज़ था उसमें पहले 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जितना भी अमाउंट था उस पर और एक 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। 2 डिस्काउंट दिया उसने, लेकिन 2 डिस्काउंट जो कैसे है, मिला के नहीं दिया, इस पर टोटल मिला के दे दिया, लेकिन इस पर 10% पहले डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट करने के बाद उसने फिर और एक 5% का डिस्काउंट दिया, और बोल रहा है कि एसोर्सन ये है कि वो बोल रहे हैं जो 1 नंबर पहला वाला जो कंडीशन है वो बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा डिस्काउंट दिया होगा। तो ऑब्वियसली ये जो 10% प्लस 5% है तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो इस पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस पे डिस्काउंट होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव -10 -5% होगा। सो कैलकुलेट करने पे -10 -5 प्लस -10 इंटू -5 डिवाइड बाय 100, जो कि हो जाएगा -15 प्लस 0.15, सो दैट इक्वल्स टू 14.85, ठीक है। तो एक डायरेक्ट डिस्काउंट देने में 15% डिस्काउंट होता है, लेकिन अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर देते हो उसमें डिस्काउंट कितना अमाउंट हो रहा है 14.85। तो ऑब्वियसली जो पहला कंडीशन है हमारा वो बड़ा है, तो यहाँ पे वही कहा भी गया है कि जो डिस्काउंट और मार्क प्राइस 15% इज मोर देन दिस सेकंड कंडीशन, तो ऑब्वियसली एसर्शन हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट रीज़न क्या दिया है एसर्शन के लिए, हमारा रीज़न क्या है, तो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट इज ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट,
वो भी सही है। ऑब्वियसली जो डिस्काउंट दिया गया वो जो 10%, उसके ऊपर फिर से सक्सेसिवली तुम 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, जो कि इसका रीज़न है। और वो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या, बोथ असर्शन एंड द रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। 61 में बोला गया है कि थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होगा, डिस्टिंक्ट बोला गया है और पॉजिटिव इंटीजर भी बोला गया है। ए बी सी आर सच दैट, दो हमारे पास गिवन कंडीशन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉसिबल सेट ऑफ ए बी सी, हमको कितने पॉसिबल ऐसे ए बी सी होंगे जिसके लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो गिवन क्या है, b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। ओके, दोनों तरफ b है तो b को एक तरफ कर देता हूँ मैं, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी एंड दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। ओके, सो b क्या हो गया, a एंड c का एवरेज हो गया। तो ऐसे भी इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि ऑब्वियसली a और दो कंडीशन इसमें है, a जो है a और c के बीच में b आता है, मतलब ऐसे आइदर हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, मतलब बी लेकिन इन दोनों के बीच में है। और ये दोनों जीपी भी बोल सकते हैं, सॉरी एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ये लोग हैं, और तीनों का ऐड करके भी दिया गया है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, इसको मैं यूज करूँगा, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट गिवन इक्वेशन है जो कि है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल्स टू हमको कितना गिवन है, टू बी। सो टू बी प्लस बी इक्वल्स टू 12 एंड दैट इम्प्लाइज बी, 3b इक्वल्स टू 12 एंड दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 4। सो b कितना आ गया, 4। तो b का वैल्यू फिक्स हो गया। अब देखना है a और c के बारे में देखना है। अब देखो, b अगर 4 हो गया, सो a प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a प्लस सी इक्वल्स टू 2b, जो कि है 2 इंटू 4 दैट इम्प्लाइज 8। सो a प्लस सी कितना हो गया, 8। अब देखेंगे कि 8 a और c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मेरे को जीरो से ग्रेटर देन लेना ही पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया। सो फर्स्ट ए अगर 1 होगा तो बी क्या हो सकता है, 7। ए अगर 2 होगा, सी होगा 6, ये 3 के लिए 5, 4 के लिए 4। ओके, हाँ, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट, देखो हमारे पास 4 केसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नीचे वाला 4 एंड 4 वाला केस है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला है डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ए सी बी जो हैं तीनों, चार तीनों अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे तो तीनों सेम हो जा रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। बाकी जो तीन है ये सेटिस्फाई कर जाएंगे। सो हमारे पास कितने केसेस हो गए ए और सी के लिए, 3 केसेस, बी तो हमारा फिक्स है, सो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच क्या रहता है कि हम लोग ऑप्शन देख के, ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन को देख के कि आइदर मैं इसको पकड़ूं, लेटर को पकड़ूं या डिजिट को पकड़ूं। जैसे यहाँ पे डिजिट जो ऑप्शन में है सारे अलग अलग, जैसे एस 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 आर एस एस, दो दो टाइप के हैं, लेकिन नंबर जो है वो सब अलग अलग है। तो नंबर का पैटर्न अगर मैं चेक कर लूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, तो मेरे को ईजिली ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि जब ये 24 से जब 19 तक जा रहा है, इधर कैसे है, 24 19 14, एक ब्लैंक्स है, और देन पूछेगा 4। ओके, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -5 हो रहा है, यहाँ का डिफरेंस है -5, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ से -5 हो रहा होगा। तो 14 से जब 5 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 9, और 9 से जब 5 माइनस होगा वो हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आ गया, 9। सो 9 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी। और ऐसे भी चेक कर सकते हो, आर के लिए भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे CHMW और MR और W आएगा, और उससे भी चेक करते हो। तो जल्दी अप्रोच क्या है, डिजिट को पकड़ो, ऑप्शन ये होगा। हाँ, अगर 9 मान लो इधर दो दो रह जाते, मान लो दो ऑप्शन में इधर R9 लिखा होता है, S9 लिखा होता है, तो अब ऑब्वियसली हमको इसको फिर लेटर को पकड़ना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। How many 3-digit numbers are there that have the middle digit at the sum of the first and third digit? Okay, ऐसे 3 डिजिट नंबर बताओ ए बी सी, जिसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ओके, तो हम लोग बी को फिक्स कर लेते हैं। बी क्या क्या हो सकता है, डिजिट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, सिंगल डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो जीरो के लिए चेक करते हैं कि जीरो
कौन कौन से दो डिजिट ऐड करने पे ए और सी फाइंड करेंगे, ए और सी फाइंड करेंगे। तो कौन कौन से दो डिजिट ऐड करने पे हमारा जीरो आएगा। तो जीरो के लिए तो बस जीरो प्लस जीरो हो सकता है, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि हमारा जो नंबर है वो जीरो 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 बन जाएगा, जो कि थ्री डिजिट नंबर है ही नहीं। तो नेक्स्ट वन के लिए चेक करेंगे। वन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आइदर वन, अगर मिडिल में वन रहेगा तो उसके दोनों तरफ क्या क्या रह सकता है, वन के लिए वन प्लस एक जीरो हो सकता है, बस यही होगा ऑप्शन है। तो वन प्लस जीरो के लिए जो डिजिट आएंगे वो कैसे कैसे आ सकते हैं, वन मिडिल पे तो वन रहेगा, जीरो मतलब वन प्लस जीरो जीरो, और एक है जीरो वन वन, मतलब मैंने जो आखिरी वाला दो था उनको इंटरचेंज करके और एक नंबर बना दिया। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये दो डिजिट नंबर है, हमको स्ट्रिक्टली पूछा गया कि थ्री डिजिट नंबर बताओ। सो फॉर एक के लिए कितना ऑप्शन आया, वन, एक ही हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि जिसका मिडिल पे वन रहेगा। सो टू के लिए ऐसे ही चेक करेंगे, टू के लिए मिडिल पे अगर टू रहेगा तो टू को हम लोग तोड़ते हैं, तो ये हो जाता है पहले टू प्लस जीरो, एक बाय डिफॉल्ट हमको आता है, और एक वन प्लस वन। सो इसके लिए जो नंबर बनेंगे वो कितना होगा, टू टू ज़ीरो एंड वन टू वन, दो नंबर रहेंगे, और वन वन को अगर इंटरचेंज करोगे वही नंबर होगा, तो इसके लिए कितने हुए, टू हुए। अब नेक्स्ट थ्री के लिए, एक थ्री प्लस जीरो एक तो है, और एक है टू प्लस वन हो सकता है, और हो सकता है नहीं, और नहीं हो सकता, बस इतने रहेंगे। तो इसके लिए नंबर्स कितने होंगे, एक तो थ्री थ्री ज़ीरो, इसको मैंने यूज किया। फिर नेक्स्ट टू और वन को यूज करके मैं करूँगा टू थ्री वन, और एक वन और टू को इंटरचेंज करके सॉरी वन थ्री टू। ओके, टोटल कितने हुए, थ्री। थ्री हमारे पास थ्री पॉसिबल वैल्यू है थ्री के लिए, जब बी में थ्री रखेंगे उसके लिए थ्री है। ऐसे ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो फोर के लिए भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, फोर के लिए फोर ही होगा, आप चेक कर सकते हो ऐसे। फोर के लिए क्या क्या हो सकता है, फोर प्लस जीरो, एक तो बाय डिफॉल्ट वो रहता ही रहता है, उसमें एक ही निकलेगा, एंड देन वन प्लस थ्री, और एक आ सकता है टू प्लस टू करके, तो टोटल कितने हो जाएंगे, फोर फोर ज़ीरो, और एक हो जाएगा वन फोर थ्री, और एक हो जाएगा थ्री फोर, उसको उल्टा के भी तो एक होगा थ्री फोर वन, एंड देन और एक हो जाएगा टू फोर टू। तो टोटल कितने केसेस हुए हमारे पास, वन टू थ्री फोर, फोर केसेस हुए। ऐसे ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो फोर अगर मिडिल में फोर रहेगा उसके लिए कितने हमारे पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, फोर। ऐसे ही जब नाइन के लिए कितना, नाइन जब मिडिल पर है उसके लिए नाइन केसेस होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस हो गए, वन प्लस टू प्लस, तो टोटल केसेस कितने हुए, वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस नाइन तक, ये हमारे पास टोटल केसेस है। सो इसका सम हमको पता है, जो कि एक फॉर्मूला होता है वन से लेके वन प्लस डॉट 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 एन को अगर प्लस करेंगे तो इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो यहाँ पे नाइन इंटू नाइन प्लस वन बाय टू, जो कि हो जाएगा नाइन इंटू टेन बाय टू, 45। सो ऑप्शन बी 45 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64, जो कि इसमें पूछा गया है, एक हमको ग्रुप ऑफ डाटा गिवन है जिसमें डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन का डिफरेंस पूछा गया है। ओके, सो मीन के लिए हम लोग बेसिकली डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट का डाटा गिवन है, टोटल एन हमारे पास 16 है। सो हम लोग को डेविएशन करने में शायद थोड़ा तकलीफ हो सकती है, इसीलिए हम लोग टोटल वो जो बेसिक मेथड है, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ऐसे ऐसे करके, ओके ए वन ए टू ऐसे ऐसे करके ए एन बाय एन करते हैं, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे, सो ऐड करने में कितना आता है इनको, 19 प्लस फोर प्लस 17 प्लस ऐसे ऐसे प्लस करोगे, सो इसका वैल्यू आएगा सम 168, ठीक है 168 मैंने करा था पहले। सो 168 एंड 16 हमारे पास इसके एवरेज निकालने के लिए, एवरेज इक्वल्स टू 168 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 16। सो ये हो जाएगा समथिंग 10.5, ठीक है 16 वन जा 16 एंड देन 0.5, 80 हो जाए 16 5 जा 80। ओके, सो हमारा जो मीन आ गया, ओके एवरेज, मीन एवरेज ही होता है, सो मीन कितना है 10.5। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं ग्रुप ऑफ डाटा के लिए, पहले जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा। सो असेंडिंग ऑर्डर पे अगर लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, टू, देन टू, थ्री, फोर, फोर, सिक्स, सेवन, नाइन, 11, 15, 15, 17, 17, 18, 19 एंड 19।
ओके 16 होना चाहिए, 4 8 4 12, हाँ ओके 16 है। ओके ठीक है, तो हमारे पास 16 टर्म है, 16 टोटल टर्म है। तो मीडियन क्या होता है, इन सब का मिडिल वाला टर्म जो होता है, तो ये इवन नंबर है। सो यहाँ पे 8 हम लोग छोड़ेंगे, 8 डाटा को छोड़ेंगे, यहाँ पे 8 डाटा को छोड़ेंगे, ये 8 है। तो इनका जो मिडिल वाला नंबर आएगा वो हो जाएगा इसका मीडियन। तो मीडियन कितना होगा, मीडियन इक्वल्स टू 9 और 11 का मिडिल नंबर कितना होगा, हमको पता है हमेशा अगर ए और बी दो नंबर है, इनका मिडिल नंबर जो हमको अगर ढूंढना होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं a+b/2 ऑब्वियसली, और इन दोनों का एवरेज भी ले लेते हैं। सो मीडियन इक्वल्स टू 9 + 11/2 जो कि हो जाएगा 20/2, सो 10। सो मीडियन कितना है 10 एंड मीन कितना है 10.5। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5, ऑप्शन सी। ओके सो हाँ, अगर यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे इवेंट टर्म्स थे, मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल 16 टर्म। अगर ऑड टर्म होता जैसे कि मान लो 2 2 3 4 4 6 7, टोटल कितने टर्म हुए 3 3 4 7 टर्म्स हुए। ओके, तो 7 टर्म्स में क्या होगा, जो मिडिल वाला पोर्शन, मतलब 7 टर्म्स है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, मिडिल पे कौन आया 4, तो ये हो जाएगा मीडियन। क्वेश्चन 65 और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। दो डाइस है जिसको हम लोग रोल कर रहे हैं और इस पे 1 to 6 तक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम्स टॉप फेसेस ऑफ द बोथ डाइस और 7 और 10। ओके, एक प्रोबेबिलिटी केस में और जहाँ पे होता है हम लोग हमेशा प्लस करते हैं, और एंड जहाँ पे होता है हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना दो चीज़ें। सो यहाँ पे और बोला गया तो हम लोग दोनों जो दो आउटकम्स हो गए, आइदर 7 हो सकता है और 10 हो सकता है, इन दोनों को 7 निकलने वाला जितने केसेस होंगे, 7 ऐड करने पे अगर दोनों को 7 हो रहा होगा, उनका जितना आउटकम्स होगा उनको ऐड करेंगे, और 10 आएगा जितना, उन वो सारे केसेस को ऐड करके दोनों पे, दोनों को ऐड कर देंगे, और पे भी ऐड करना है। दो डाइस रोल कर रहे हैं तो बेस में हमेशा कितना होगा 6 स्क्वायर, अगर 3 बेस के लिए 6 क्यूब ऐसे होता है। ओके, सो 7 दोनों पे अगर 7 आएगा तो 7 आने के लिए हम लोग केसेस दिखा देख लेते हैं, और 10 आने के लिए हम लोग केसेस देख लेंगे, उस हिसाब से हम लोग फिर ऐड कर देंगे दोनों को। ओके, 7 कैसे कैसे आ सकता है, 1 अगर एक डाइस में 1 आया तो नेक्स्ट पे 6 आ सकता है, इन दोनों को ऐड करने पे 7। ओके, तो 2 अगर एक पे आएगा तो एक पे 5, और 3 + 4 एंड 4 + 3, एक पे 4 आएगा एक पे 3, जो पहला वाला ये पहले डाइस है, ये जो ये वाला पोर्शन है पहला डाइस है। ओके, ये वाला जो सेकंड डाइस है। ओके ठीक है, तो 4 + 3 उसका उल्टा वाला भी रहेगा, 5 + 2 एंड 6 + 1। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 6 केसेस, 6 केसेस हुए ऐसे। ओके, हम लोग अभी चेक करेंगे 10 के लिए कितना होगा। ठीक है, 10 के लिए क्या क्या हो सकता है 1 + 9, लेकिन यहाँ पे ये है कि 9 एक साइड में होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 1 to 6 होगा साइड में, तो 9 ये केस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग 6 से ही शुरू करते हैं। चलो, एक साइड में अगर 6 आया तो दूसरे साइड में क्या आएगा मोस्टली 4, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 10 होना चाहिए। सो 6 आया तो 5 को लेते हैं, 5 आएगा तो एक साइड में ऑब्वियसली और एक साइड में 5 आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 आएगा तो 4 आएगा तो दूसरे साइड में 6 आएगा, एंड देन 3 अगर आता है 3 के लिए हो जाएगा 7, लेकिन ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 हमारा एक साइड पे होता ही नहीं। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस बने, इधर से 3 केसेस बने। सो द आंसर इक्वल्स टू, जो 7 वाले केस है कितने हैं 6 हैं, प्लस 10 वाले जो केस है 3 हैं बाय 6⁻², that equals to 9/36 which is equals to 1/4 and this is equals to 0.25। सो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सो यही सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईपीएफओ एग्जाम में आया था 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था। एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा मैथमेटिक्स का तो मेरे को कमेंट में बता देना, और अगर ये पीडीएफ चाहे तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।